हेलो एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस भादरा। मैं हूं देव जांगिड़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनाउंस करे हुए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज को, जो एक इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने किया है। आज क्या हम इसको स्वदेशी आंदोलन 2 कह सकते हैं या फिर मिशन सेल्फ रिलायंट इंडिया कह सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया कह सकते हैं। बात करेंगे इसी टॉपिक पे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अंडर में कवर करेगा और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। पास में बने हुए बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको वक्त पे मिलती रहे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक एड्रेस, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन पे अलग अलग एड्रेसेस मैंने दे रखे हैं। आप इन पे सर्च करके मुझसे जुड़ सकते हैं और 1 to 1 बात कर सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसका वीडियो का सबसे पहले आप बैकग्राउंड समझें कि स्वदेशी आंदोलन मैंने इसको क्यों कहा है। 1905 में आपको पता है स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, क्यों हुआ था कि उस टाइम के जो लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। कौन से? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल। और उन्होंने ऐसा करने के पीछे तर्क दिया था कि हमने इसको प्रशासन को ईजी करने के लिए, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया है। बट एक्चुअली उन्होंने क्या किया था? एक्चुअली दे सॉ द सीड ऑफ रिलीजियस बिटरनेस बिटवीन 2 कम्युनिटीज़। उन्होंने हकीकत में एक ऐसा बीज बोया था, नफरत का बीज बोया था 2 समुदायों के बीच में, हिंदू और मुसलमान के बीच में, जिसकी फसल आज इंडिया काट रहा है। जो जितने भी आप ड्रिफ्ट देख रहे हैं 2 कम्युनिटीज़ के बीच में, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो उस टाइम पे इसको काउंटर करने के लिए क्या किया? हमारे जो इंडियन जितने भी स्वदेशी जो नेता थे, उन लोगों ने एक आंदोलन स्टार्ट किया, स्वदेशी मूवमेंट। जो ब्रिटिशर्स यहाँ से कच्चा माल ले जाके अपने वहाँ पे प्रोडक्ट बना के और यहाँ पे बेचते थे ऊंचे दरों में, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने अपने स्वदेशी पे ध्यान दिया। जितने भी विदेशी वस्तुएं थी, विदेशी कपड़ा सामान था, उसकी होली जलाई गई और उसकी वजह से वो जो इकॉनमी थी उनकी, उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो बाइफर्केशन ऑर्डर था, जो विभाजन करने का आदेश था, उसको वापस लेना पड़ा। आज भी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि हम स्ट्रेट में खुलेआम आके चाइना जो हमारा राइवल है उसको ऐसा नहीं कर सकते कि हम उनको चैलेंज कर सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ लोग मेरे से अभी डिसएग्री कर रहे हो कि सर ऐसा कैसे कि हम चाइना को खुलेआम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आगे चल के बात करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। इसलिए हमने डिसाइड किया कि कुछ साइलेंट ब्लो दिया जाए हमारे राइवल्स को। ऐसा प्रेजेंट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। इंडिया कांट अफोर्ड टू रेज दिस पॉइंट डायरेक्टली, सो वी हैव डिसाइडेड टू हिट द राइट प्लेस। और राइट प्लेस था उनकी इकोनॉमी को हिट करने का विदाउट मच साउंड, ताकि ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आए और असर इसका ज़्यादा लंबा हो। कैसे, आगे देखें तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक क्वाड ग्रुप है दोस्तों। क्वाड ग्रुप के अंदर इंडिया, चाइना, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया 4 मेंबर्स हैं। यहाँ पे देखें आप, ये वैसे मेंबर्स भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये 4 मेंबर्स हैं, जिसमें से यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों ने इसकी खूब एलिगेशंस लगाए हैं इसके ऊपर, उनकी खिंचाई हुई है, आपने खूब देखा होगा मीडिया में भी। यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो इसको चाइनीज वायरस, वुहान वायरस, पता नहीं क्या क्या नाम से बुलाया है, और ऑस्ट्रेलिया ने उस चीज़ को बैक किया है। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इंडिया एंड जापान ने डिसाइड किया है कि वो इससे साइड में रहेंगे और शांति रखेंगे, इस पर अपना दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इवन इससे इस प्रेशर भी था कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, बट फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इसकी वजह समझिए। दूसरा, आप इसमें एक और दिखाऊँ आपको मैं। क्वाड ग्रुप के बाद में एक ग्रुप और है, 5 आइज़। 5 आइज़ के अंदर कौन कौन आते हैं? यूएस है, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। इसको अगर टॉप प्रैक्टिकली देखें हम तो इसमें 3 ही मेन है। यूएसए है, जिसको जो यूएसए बोलता है वही सेम टू सेम लाइन फॉलो करता है कनाडा, और जो ऑस्ट्रेलिया की लाइन होती है उसी लाइन पे फॉलो करता है न्यूजीलैंड। तो यू कैन से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए, ये 3 कंट्रीज़ मेनली हैं, बट टोटल 5 है, इसलिए इनको 5 आइज़ बोलते हैं। इन 5 आइज़ ने वुहान वायरोलॉजी लैब जो है, जिससे ये कहा जा रहा है कि वहाँ से ये वायरस निकला है, उसके अंदर एक्सेस चाहिए थी कि हम जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। ये अमेरिकन भी थे
और ऑस्ट्रेलियन भी। इनफैक्ट ये पांचों की टीम थी फाइव आइज की जो जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। लेकिन आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि चाइना ने वहाँ एक्सेस देना तो दूर की बात है, न केवल वायरोलॉजी लैब के अंदर, जबकि वुहान सिटी भी नहीं, चाइना के अंदर भी आने के लिए मना कर दिया इनको कि आप बिल्कुल नहीं आएंगे यहाँ पे। और उल्टा उनको ये धमकी तक दे डाली कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने ये लाइन फॉलो कंटिन्यू बोलना बंद नहीं किया कि ये वायरोलॉजी लैब से निकला है और वुहान से निकला है वगैरह वगैरह, इस पूरे के पूरे ट्रेंड को अगर चेंज नहीं किया आपने, तो हम आपकी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। ये CGTN पे आप जाके चेक कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा बाकायदा आपको मिलेगा ऐसा बोला हुआ, उनके ऑफिशियल्स जो हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है। ऐसा क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया को इतनी बड़ी धमकी देने की हिम्मत हुई चाइना की हम आपकी इकोनॉमी बर्बाद कर देंगे? आप समझिए कि ऑस्ट्रेलिया की टोटल इकोनॉमी का लगभग 40%, 40% जो है वो डिपेंड करता है एक तो टूरिस्ट और दूसरा एजुकेशन पे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसपे चाइना के और इंडिया के और अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी में। दूसरे टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट आपको पता है जब सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज अगर चाइना है तो वहाँ से ऑब्वियसली चाइना के लोग भी बहुत ज़्यादा जाएंगे। तो चाइना ने कहा कि अगर हम हमारे स्टूडेंट को और टूरिस्ट को बंद कर देंगे तो आपकी इकोनॉमी की हालत ख़राब हो जाएगी, और हम ऐसा कर भी सकते हैं उनको एडवाइजरी जारी करके। बट थैंक्स टू स्कॉट मॉरिसन कि उन्होंने इस बात को माना नहीं और फिर भी अपनी लाइन पे कायम रहे। बट एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये निकला कि वो जांच जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो अभी तक हो नहीं पाई है। आगे ये न्यूज इन ट्रांजिशन है, क्या होता है देखते हैं, टाइम पे पता लगेगा। बट अगर आप यहाँ पे आप समझने की बात ये है कि अगर वो फाइव आइज को, क्वाड ग्रुप को, सबको ये चैलेंज कर रहे हैं कि किसी को मानने की तैयारी नहीं है, तो क्या उस टाइम पे इंडिया को रिस्क ले सकता था चैलेंज करने के लिए? बिल्कुल नहीं ले सकता था। आप देखें, हमने लगभग 53 कंट्रीज़ को, 53 से कुछ प्लस हो सकते हैं बट इससे कम नहीं है, 53 कंट्रीज़ को हमने HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्रोवाइड करी थी, जो एंटी मलेरिया एक टैबलेट है जिसको यूज़ किया गया है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में, जिसमें से हम USA को भी किया है, रशिया को भी किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम बिना चाइना के डिपेंडेंसी के ऐसा काम नहीं कर सकते थे, जिसको लेके पूरी दुनिया हमारी वाहवाही कर रही है कि हम आपने बहुत ही मानवतापूर्ण काम किया है। ये मानवतापूर्ण काम भी हम तभी कर पाए हैं जब चाइना ने हमारा साथ दिया है। ये बहुत ही कड़वा है लेकिन सच है। क्यों है कि जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसके लिए एक चीज़ होती है API फुल फॉर्म आप समझें। API क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसके लिए 80 to 85% जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसका API आता है चाइना से, और बिना API के आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसा करने के लिए चाइना साफ साफ मना कर सकता था अपने एक्सपोर्ट बैन को कह के, लेकिन जब हमने उनको कहा कि हमें API चाहिए तो चाइना ने हमारी बात को माना और अपना जो एक्सपोर्ट पे बैन लगाया हुआ था, क्योंकि आपको पता है सभी कंट्रीज़ ने उस टाइम एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा था, इवन हमने भी लगा रखा था, हमने लिफ्ट किया, इसी वजह से हम ये सामान बाहर भेज पाए। तो चाइना ने भी बैन लिफ्ट किया और इंडिया को ये API प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से हमने मास प्रोडक्शन किया HCQ का और पूरी दुनिया को भेजी थी। इसी को लेके जब मई 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी और नवंबर 2014 की बात है, हमारे NSA जो है अजीत डोवाल, इन्होंने इंडिया को वार्न किया था कि जिस तरह से हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए अगर हम डिपेंडेंट रहते हैं चाइना के ऊपर तो बहुत डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। आप सोच के देखिए, अगर हमारा वॉर फ्रंट स्टार्ट होता है चाइना साइड से, चाइना हम पे वॉर कर रहा है या हमारी वॉर चल रही है, उसी टाइम पे अगर हम चाइना से API की डिमांड करें तो क्या हमें API मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। तो यही एक वजह रही होगी कि उन्होंने इनको आगाह किया था। लेकिन आपके दिमाग में यहाँ सवाल आएगा कि हमने फिर API पे इतनी डिपेंडेंसी क्यों रखी हुई है? दोस्तों, API को बनाने के लिए जिस तरह की जो इसकी प्रोडक्शन होता है वहाँ फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और इस पोल्यूशन की वजह से हमारे जो इंटर मिनिस्ट्रियल क्लियरेंस नहीं मिल पाते, इसलिए यहाँ पे ये फैक्ट्रीज अभी तक सेटअप नहीं हुई है। बट थैंक्स टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट अभी इस पे काम होना स्टार्ट हो गया है। नॉट ओनली कोरोना से पहले से काम स्टार्ट हो गया और API पे हम जो डिपेंडेंस है उसको काफ़ी हम कम करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बात आती है इस पूरे के पूरे, आप इससे मैंने समझाने की कोशिश करी है, और भी अगर इसमें देखेंगे तो ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स जो है उनके पार्ट्स बनाते हैं चाइना, असेंबल यहाँ होते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत पड़ी थी अभी वेंटिलेटर्स की, बनाता चाइना है, हमें भी खूब सप्लाई करता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स
आपको पता है हर दूसरा सामान चाइना से बना हुआ मिलता है। आईटी के प्रोडक्ट्स देख लो, खिलौने देख लो, दुनिया भर की चीज़ें हैं जिस पे हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं। अगर हम चाइना के साथ अगर रफ या फिर रूड वे में अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा व्यापार अगर वहाँ से बंद होता है, हालांकि चाइना भी नहीं करना चाहेगा जल्दी से, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो कर सकते हैं। उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है इंडियन इकोनॉमी को भी सर्वाइव करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अभी। और उसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ही ये स्वदेशी आंदोलन इसको कह रहा हूँ, इसीलिए इसको मैं स्वदेशी आंदोलन 2 कह रहा हूँ। सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन कहा जा रहा है। इसको करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 5 पिलर्स पे फोकस करने को कहा कि इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 5 पिलर्स पे ध्यान देना होगा। इस 5 पिलर्स को समझने के लिए मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखें, आपको और अच्छे से समझ में भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू। जैसा आपने अभी वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री मोदी ने 5 पिलर्स बताए कि पहला है इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है गवर्निंग सिस्टम, चौथा है वाइब्रेंट डेमोग्राफी और पांचवा है डिमांड एंड सप्लाई चेन। इस पे अगर आप सबसे ज़्यादा अगर देखें काम ध्यान देने वाली चीज़ है तो वो मोदी जी ने कहा था इस अभी भाषण के दौरान, वोकल फॉर लोकल। हमें लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। आप इसको समझें कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो हमारे इंडस्ट्रीज़ ने ही हमें, जो अपने इंटरनल इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, उन्होंने ही हमें सर्वाइव करने के लिए हेल्प करी। उसी से उन्होंने हमें ज़िंदा रखा है। कैसे? जो पीपीई है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हमें, 0 प्रोडक्शन था स्टार्ट होने से टाइम पे, और आज हम लाख्स ऑफ पीपीई पर डे बना रहे हैं। N95 मास्क जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत थोड़े से बनाते थे, और आज मास प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। ये ड्यूरिंग लॉकडाउन इतना काम हुआ है। तो इस तरह से अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया कि नीड टू फोकस ऑन स्वदेशी एज खादी। आपको पता होगा खादी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जब तक हमने खुद नहीं अपनाया था तब तक खादी की बुरी हालत थी, और आज खादी ग्रामोद्योग जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। खादी की बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। तो कुछ ऐसा करके हम जो लोकल चीज़ें हैं उसके लिए वोकल होके उनको प्राथमिकता देके हम अपना स्वदेशी चीज़ें अपना के और ये काम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि जितने भी जो आपको पता होगा कि ट्रेड डेफिसिट कितना ज़्यादा है चाइना के साथ में हमारा। चाइना से हम इंपोर्ट तो करते हैं बहुत ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम होता है, गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी जो सेल्फ रिलायंट इंडिया वाला जो चल रहा है मिशन, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इसके बाद आगे बात करें कि आज इस पूरे के पूरे हालात में हम कहाँ पे हैं। इस तरह की जितना स्वदेशी अपनाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या चीज़ें, जैसा आपने बताया 5 पिलर्स, तो 5 पिलर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है,
इंफ्रा आज हमारा कहाँ पे है? आप समझें, भारतमाला प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट मैं कहूँगा। उसके बाद सागरमाला प्रोजेक्ट, आपको अगर नहीं पता तो आप सर्च करिए। जिस तरह का हमारा ये इंडियन पेनिनसुलर है, यहाँ के इसके बॉर्डर, इसके एकदम तट पे अगर चल के जाएंगे तो यहाँ पे एक पूरा हाईवे प्रोजेक्ट है जिसको सागरमाला कहा गया है। ऊपर इस तरह से जो इंडिया है, इसके यहाँ से बॉर्डर के साथ साथ में एक पूरा पूरा जो हाईवे प्रोजेक्ट बनाया है उसको भारतमाला कहा गया है। इन दोनों का मकसद सिर्फ ये है कि बेटर कनेक्टिविटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड फ्लॉलेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत अच्छे से हो सके और दुर्गम क्षेत्रों में भी ट्रांसपोर्टेशन हो सके। इवन जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसमें हमारे साथ साथ में सामरिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है उसका, क्योंकि चाइना बॉर्डर पे अगर रोड और ब्रिजेज हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो आपको पता होगा बहुत सारे रोड और ब्रिजेज हर तीसरे दिन आप देखते रहते हैं, BRO इसको अनाउंस करते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मिलिट्री को मोबिलाइज करने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसके बाद कंपल्सन ऑफ फास्ट टैग्स ऑन हाईवे। आपको पता है कि अभी फास्ट टैग कंपल्सरी कर दिया है हाईवे पे, ताकि जितना टाइम वहाँ पे मैनुअली करने में लगता था, कितने मिलियंस बैरल में वहाँ पे हमारा फ्यूल वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि ट्रकों को लाइन में खड़ा रहना होता है। बेटर रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमने कंटिन्यूसली रैंक है हमारी उसको इम्प्रूव किया है। अभी 2 दिन पहले या कल ही अनाउंसमेंट हुआ है कि जो TDS और TCS होता है उसको कम कर दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। इसका मतलब है कि बंदों के पास में ज़्यादा पैसा जेब में होगा तो ज़्यादा वो लोग खर्च कर पाएंगे उसके पास, और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। टैक्सेशन सिस्टम है हमारा, उसको GST इंट्रोड्यूस करके बहुत बेहतर कर दिया गया है। तो बहुत सारे काम हैं जो पहले से कर चुके हैं, और जो जितनी चीज़ें बाकी थी उस पर काम करने के लिए उसी को दोबारा से मैं कहूँगा कि रेट्रोफिटिंग करने के लिए हमने ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। 20 लाख करोड़ का जो ये राहत पैकेज किया गया है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से इंडिया करके और सेल्फ रिलायंट होना चाहता है। तो ये था एनालिसिस आज के इस पूरे टॉपिक का। आपके क्या विचार हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट करके बताएं किस हद तक आप मेरी जो दी गई जानकारी से आप सहमत हैं। तो आज के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।